Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will be solving some questions on multiple topics और ये topics वही हैं जो आपके पेपर 2 में बहुत ज़्यादा important है जिसमें एवरीडे मैथमेटिक्स आ रहा है, सर्कल प्रॉपर्टीज आ रहा है, सेट्स ऑफ एंड डायग्राम आ रहा है, फंक्शंस आ रहा है। आई होप तुम लोगों ने वो वाली वीडियो देख ली होगी और तुम लोगों ने फ्रस्ट्रम के क्वेश्चंस भी देख लिए होंगे। वैसे तो मेंसुरेशन आ चुका है P1 में, लेकिन फिर भी है कि मे बी पॉसिबल के कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्रस्ट्रम की दोबारा वो तुमसे पूछ ले। तो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर द फिजिक्स पेपर। और अभी तो तुम लोग फिजिक्स के पेपर में बिजी हो गए। इंशाल्लाह जब फ्री हो जाओ तो फिर डेफिनेटली ये वीडियो देख लेना। इससे इंशाल्लाह तुम लोग के कॉन्सेप्ट्स भी जो है वो रिफ्रेश हो जाएंगे और तुम्हें आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो तुमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, मुझे थोड़े से अच्छे लगे। मैंने सोचा कि यार इसकी वीडियो जो है ना सबके साथ शेयर होनी चाहिए ताकि ये कि रिविजन भी हो जाए और जो है वो क्वेरीज भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। 4 से 5 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह, तो इसको बारी बारी देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एवरीडे मैथमेटिक्स और एवरीडे मैथ्स में जो कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और वो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके है ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ही एवरीडे मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, एवरीडे मैथ्स की बात करूँ ना, तो एवरीडे मैथ्स में पूरा एक सवाल जो है ना वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसमें वो आपसे जो है वो परसेंटेजेस भी पूछ सकता है, वो आपसे जो है वो मनी एक्सचेंज वगैरह भी पूछ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके भी पूछ सकता है। तो आपके पेपर 2 में जो है ना वो आपको एक सवाल लाजमी जो है ना पूरे एवरीडे मैथ्स का मिलने वाला है। तो इस टॉपिक को ना थोड़ा सा जो है ना तरीके से कर लेना, क्योंकि ये बेसिकली है ही पेपर 2 का टॉपिक। सही है। अच्छा, मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें पहला पार्ट सिंपल इंटरेस्ट का है, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ठीक है ना, तो दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप जल्दी से ज़रा क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डीन इन्वेस्ट $500 फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किए हैं एट अ रेट 1.7 पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, पता चल गया पढ़ने के बाद। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट अर्नड ड्यूरिंग द 10 ईयर्स, मतलब मुझे आई की वैल्यू निकालनी है, मुझे फाइनल अमाउंट नहीं निकालना। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर गौर से पढ़ लो तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट अर्न का मतलब है तुम्हें सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल सा है, तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन हंड्रेड। आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन हंड्रेड। फॉर्मूला लिखने के नंबर नहीं होता है, तुम्हें पता है। ठीक है, तुम डायरेक्ट वैल्यूज प्लग इन कर सकते हो, लेकिन मैं चूंकि मेरी आदत है तो मैं लिख लेता हूँ। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन हंड्रेड, ये हो गया इसका फॉर्मूला। आपको इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, इससे वैल्यूज प्लग इन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। पी की जगह पे क्या है, पी हमारे पास है 500। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास हो गई 500। व्हाट इज द रेट, द रेट इज 1.7। तो ये हमारे पास आ गया 1.7। कितने साल के लिए उसने रखा हुआ है, दैट इज द वैल्यू ऑफ टी। 10 साल के लिए उसने रखा है, तो ये 10 इधर आ गया और डिवाइडेड बाय 100 हो गया। ठीक है, यहाँ 100 आ गया। अब चूंकि P2 है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। बस ये हो गया कि ये 100, ये दो जीरोस जो है ना वो यहाँ से कैंसिल हो गए। अब बस जल्दी से मल्टीप्लाई करके जो है वो आंसर अपना लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 5 टेन 50। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.7, तो ये मेरा आंसर आ गया 85। इसका मतलब है कि उसको $85 का जो इंटरेस्ट है ना वो अर्न हुआ। सही है। तो ये जो है वो 2 मार्क के लिए इतनी वर्किंग बिल्कुल काफ़ी है। बस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि इंटरेस्ट पूछा है या उसने फाइनल अमाउंट पूछी है। अगर उसने यहाँ फाइनल अमाउंट पूछी होती तो मैं 500 में 85 ऐड कर देता, तो 585 मेरा आंसर आ जाता। अच्छा भाई, अगले पार्ट में जो है ना वो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट है, तो मैंने पहले ही इसको अंडरलाइन कर दिया। वो हमसे कह रहा है कि ओली इन्वेस्ट $200 एट अ रेट ऑफ 0.0035% पर डे। ठीक है, वैसे नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास जो है वो ईयरली बेसिस पे होता है, ठीक है ना, पर ईयर के हिसाब से होता है। तो हम जो है वो एन की वैल्यू 1 ले लेते हैं। यहाँ जो है ना वो पर डे के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आगे उसने मुझे बोला हुआ है कि 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। इसका मतलब है कि मुझे उसने बोला है कि भाई एक साल में जो है ना वो यहाँ 365 डेज हैं, मतलब यहाँ लीप ईयर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या करना है मुझे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, मुझे जो है ना उसकी इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है
एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद। सही है, तो ये जो है ना मेरा क्वेश्चन है इस तरह का। यहाँ चेंज ये है कि जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो पर डे के हिसाब से है। ठीक है, पर ईयर के हिसाब से जब होता था तो मैं एन की वैल्यू 1 ले लेता था। ठीक है, जो एन होता है ना बेसिकली, वो जो एन होता है पावर में, पहले मैं काम करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे क्या पता चल जाती है, मुझे फाइनल अमाउंट पता चलती है। तो मैं फाइनल अमाउंट को इस तरह लिख लेता हूँ, फाइनल अमाउंट इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे आता है प्रिंसिपल अमाउंट, और उसके बाद आता है 1, फिर आता है प्लस आर अपॉन 100 आता है। ठीक है, आर बेसिकली रेट है, तो ये आर अपॉन 100 हो गया, आर अपॉन 100, और फिर ऐसे ब्रैकेट लगा के जो है ना मैं यहाँ एन लिखता हूँ। एन जो है ना वो बेसिकली होता ये है कि एन मुझे बताता है कि मुझे इंटरेस्ट कितनी बार मिल रहा है। ठीक है, एन इज बेसिकली द नंबर ऑफ टाइम्स, और चूंकि मेरा इंटरेस्ट नॉर्मली ईयर्स की फॉर्म में होता है तो मैं उसको नंबर ऑफ ईयर्स बोल देता हूँ। ठीक है ना, जब भी हम बोलते थे एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स उस सेंस में है कि जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली है तो साल में आपको एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा ना। लेकिन यहाँ जो है ना वो आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको पर डे के हिसाब से मिल रहा है, तो साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो साल में, इसीलिए इसने यहाँ आपको हिंट दी हुई है कि 365 डेज है, इसका मतलब है यू विल गेट द इंटरेस्ट 365 डेज, आपको 365 टाइम्स जो है ना वो इंटरेस्ट मिलेगा। तो बस ये चीज़ अगर समझ में आ गई, ठीक है, इसको दोबारा से एक बार बता देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना। इसमें ये जो एन है ना बेसिकली ये एन नंबर ऑफ टाइम्स है जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ईयरली होता है तो साल में फिर एक ही बार मिलेगा, तो इसीलिए हम एन को रिप्लेस कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर से। तो 5 ईयर्स है तो 5 बार मिलेगा। लेकिन अब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पर डे के हिसाब से, तो अब पर डे के हिसाब से, और वो मुझसे कितना पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 1 साल में। तो अब 1 साल में कितने दिन है, 365, तो इसका मतलब है पर डे के हिसाब से मुझे 365 बार जो है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ इनकी वैल्यू जो है वो 365 होगी, और मुझे क्या निकालना है, मुझे फाइनल अमाउंट निकालनी है। तो फाइनल अमाउंट इज इक्वल्स टू, ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, द प्रिंसिपल अमाउंट इज 200। तो ये 200 हो गया, ब्रैकेट आ गया, उसके बाद 1 आ गया, प्लस आ गया, और रेट कितना है, रेट है मेरे पास 0.0035, ऐसे ही है, 0.0035 इज द रेट, और 1 प्लस आर अपॉन 100, तो ये 100 आ गया नीचे, और फिर ब्रैकेट बंद करके इस पे पावर क्या आ गई, इस पे पावर आ गई एन, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, तो मुझे कितनी बार मिल रहा है, 365। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है, तो अब मेरे साथ सॉल्व करो मिलके इसको। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ब्रैकेट के बाद मैंने वन जो है वो प्रेस किया, फिर प्लस प्रेस किया, उसके बाद वो जो फ्रैक्शन वाला बटन होता है ना वो प्रेस किया। फ्रैक्शन में मैंने लिखा 0035। ठीक है, ये न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर में मैंने 100 लिख लिया, और फिर मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। ब्रैकेट बंद करने के बाद अब मुझे इसमें पावर लगानी है। ठीक है ना, तो पावर का भी एक बटन होता है जिसपे एक्स के ऊपर जो है वो एक स्क्वायर बना होता है, तो आपने उसको प्रेस किया तो इस पे पावर आ गई 365, जो है ना आपने पावर में लिखा, इक्वल्स टू दबाया तो आंसर आ रहा है 1.0128। ठीक है, अब चूंकि मुझे इसको 200 से मल्टीप्लाई भी कराना है तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 200 कर दिया, तो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 202.57। ठीक है, तो ये जो है ना वो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई है, मतलब ये फाइनल अमाउंट आ गई है 1 साल के बाद। कितनी आ गई है, आ गई है 202। ठीक है, तो $202.57 जो है ना वो इसकी इन्वेस्टमेंट आ गई है एट द एंड ऑफ 1 ईयर। सही है, तो ये थोड़ा सा जो है ना इसमें चीज़ चेंज थी। ठीक है, तो अच्छा है कि रिवीजन हो जाए इसका भी। लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। वो कह रही है कि एडना इन्वेस्ट $500 एट अ रेट ऑफ R% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है वो क्वेश्चन है, और मुझसे कह रहा है एट द एंड ऑफ 6 ईयर, 6 साल के बाद उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना दैट इज 559.78। मुझसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, डायरेक्ट जो है ना वो वैल्यूज में प्लग इन कर रहा हूँ। 6 साल के बाद ये वाली जो अमाउंट है ना ये कहलाती है फाइनल अमाउंट, तो मैंने ये फाइनल अमाउंट लिख ली। ये कितनी आ गई, ये आ गई मेरे पास 559.78। ठीक है, ये मेरी फाइनल अमाउंट है, और उसके बाद इज इक्वल्स टू व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, द प्रिंसिपल अमाउंट इज 500। अच्छा, उसके बाद फिर ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100, रेट मुझे नहीं पता जो कि मुझे फाइंड करना है, तो ये आर अपॉन 100 हो गया। सही है, और आर अपॉन 100 के बाद जो है वो उस पर पावर आ गई 6।
अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 500 को वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। 500 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 559.78 डिवाइडेड बाय 500 हो जाएगा। तो मैं इसको ना डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर देता हूँ। 559.78 डिवाइडेड बाय 500 मेरे पास आएगा 1.1195। ठीक है, तो मैं इसको जो है अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ताकि ये कि मेरे पास चूंकि स्पेस थोड़ी कम है, तो मैं जो स्टेप्स हैं जो ज़रूरी नहीं है उनको स्किप कर देता हूँ। तो 1.11 हो गया और इसके बाद 95 आ गया। सही है, एक और है 6, वो भी लिख लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये आ गया 1.11956। अच्छा, अब ये 500 यहाँ से हट गया है। अब यहाँ पे आ गया है 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, और इस पे जो पावर है पूरे ब्रैकेट पे वो है 6। तो अब अगर स्क्वायर होता है तो मैं स्क्वायर को हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करता हूँ। अगर क्यूब होता है तो क्यूब को हटाने के लिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स करता हूँ। तो अब यहाँ जो है ना वो है मेरे पास पावर 6। इसका मतलब है कि अब मैं यहाँ पे क्या लूंगा, मैं 6 रूट लूंगा दोनों साइडों पे। ठीक है ना, तो मैं टेकिंग 6 रूट ऑन बोथ साइड्स करूंगा। यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ये अब मुझे कैलकुलेटर से निकालना है कि व्हाट विल बी द सिक्स्थ रूट ऑफ 1.11956। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगेन मैंने शिफ्ट प्रेस किया और वही जो स्क्वायर वाला बटन था एक्स पे जो स्क्वायर बना हुआ उसी को प्रेस किया। तो अब ऊपर पावर भी लिख सकता हूँ मैं 6, और रूट के अंदर जो है वो मैं वैल्यू भी लिख सकता हूँ 1.11956। मैंने प्रेस किया, इक्वल्स टू दबाया, तो आंसर आ रहा है 1.019। ठीक है ना, तो मैं अब यहाँ लिख लेता हूँ इसको 1.019, ये कैलकुलेटर से आ गया। ठीक है, 1.019 के आगे फिर वो जीरो जीरो है तो मैंने हटा दिया। और यहाँ पे क्या था मेरे पास, यहाँ पे था 1 प्लस आर अपॉन 100। ऐसे ही है। अब ये 1 प्लस का है, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे। जब ये वहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 1.019 में से जब मैं -1 करूँगा, तो ये तो तुम बिल्कुल वर्बली भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.019, 0.019 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया आर अपॉन 100। चूंकि मुझे आर की वैल्यू चाहिए, 100 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 1.9। ठीक है, तो ये जो है मेरा फाइनल आंसर आ गया। बेशक 1.90 लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, 2 डेसिमल प्लेस तक देना है तो 1.9 इज परफेक्टली फाइन। तो आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 1.9। तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये कैलकुलेशन तुम्हें करके दिखानी थी कि अगर रेट का सवाल आता है तो ये किस तरह जो है ना वो तुम आर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इतने स्टेप्स मेरे ख्याल से, देखो मैंने 4 स्टेप्स किए, 4 से 5 स्टेप्स इतने बिल्कुल सही हैं। ठीक है, स्पेस मेरे पास कम थी वरना मैं एक दो और कर देता, लेकिन आप भी जो है ना वो इस तरह इसको अवॉइड कर सकते हो। जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं उनको अवॉइड कर दो, लेकिन जो मेन है उनको आपको। अब आ जाओ जरा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है ना हमारा जो है, इट इज फ्रॉम सेट्स एंड वेन डायग्राम। अच्छा, ये बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, कह रहा है कि दिस ईयर 40 स्टूडेंट्स हैव ईच ट्रेवल्ड बाय वन और मोर ऑफ प्लेन ट्रेन एंड बोट। मतलब ये देखो ये क्या बात कह रहा है, बाय वन और मोर। बाय वन और मोर का मतलब ये है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसने जो है वो इन तीनों में से ट्रेवल ना किया हो। ठीक है, या वो प्लेन से गया है, या वो ट्रेन से गया है, और या वो बोट से गया है। ऐसी कोई बात इसने पहली लाइन में बताई है। आगे कह रहा है 7 हैव ट्रेवल्ड ओनली बाय प्लेन, 11 हैव ट्रेवल्ड ओनली बाय ट्रेन, 9 हैव ट्रेवल्ड ओनली बाय बोट। तो अब ये देखो तीनों चीजों से ट्रेवलिंग हो रही है, तो इसका मतलब है ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जिसने इन तीनों से ट्रेवल नहीं किया। इसलिए मैंने बाहर जीरो लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे जब आगे क्वेश्चन में देख रहा हूँ तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कंप्लीट द वेन डायग्राम। तो इसका मतलब है मुझे वेन डायग्राम कंप्लीट करनी है, तो मुझे यहाँ का भी नंबर लिखना होता है कि बाहर क्या नंबर आ रहा है। तो बाहर मुझे ऊपर की इन्फॉर्मेशन से समझ में आ गया कि बाहर जीरो आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ जरा मैं फिलिंग करता हूँ। आपसे कह रहा है 7 हैव ट्रेवल्ड ओनली बाय प्लेन। ओनली बाय प्लेन का क्या मतलब है कि वो सिर्फ प्लेन से गए हैं, बाकी दो से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है 7 जो है वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद कह रहा है 11 हैव ट्रेवल्ड ओनली बाय ट्रेन, तो 11 जो है वो यहाँ पे आ गया। ओनली का वर्ड आपको नजर आ रहा है, ओनली के वर्ड का मतलब यही होता है। और 9 हैव ट्रेवल्ड ओनली बाय बोट, तो 9 आपने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अच्छा फिर आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल लो या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल लो
पी इंटरसेक्शन टी। अब पी इंटरसेक्शन टी कौन सा है भाई? पी इंटरसेक्शन टी ये पूरा है। पी इंटरसेक्शन टी ये पूरा है, इसके मेंबर्स कह रहा है 8 हैं। बी इंटरसेक्शन टी कौन सा है? बी इंटरसेक्शन टी ये पूरा है, इसके एलिमेंट्स कह रहा है 3 हैं। और बी इंटरसेक्शन पी का कह रहा है 6, मतलब यहाँ पूरा 6 आ रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो इंटरसेक्शन है, इसने मुझे बीच की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। उसने ये नहीं बताया हुआ कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो तीनों से ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसा उसने मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। जब वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता तो मैं बीच वाली चीज को एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे बीच वाली चीज से ही चीजें जो है वो स्टार्ट करनी होती है। अब यहाँ मुझे बीच की इंफॉर्मेशन ही नहीं पता, तो मैंने बीच में एक्स लिख लिया। अब जाहिर सी बात है, अब मुझे ये फिल करनी है 8। 8 कौन सा है? ये कह रहा है पी इंटरसेक्शन टी, तो पी इंटरसेक्शन टी कौन सा वाला है? ये वाला है पूरा। अगर ये पूरा का पूरा 8 है तो एक्स तो यहाँ पे आ गए, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स। इसी तरह उसने फिर आपको बताया बी इंटरसेक्शन पी 6 है। बी इंटरसेक्शन पी 6 है तो 6 एक्स यहाँ पहले से आ गया, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स। सही है। और फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो ये कह रहा है बी इंटरसेक्शन टी के बारे में, कह रहा है कि ये 3 है, तो ये जो है वो 3 है और पहले से एक्स मौजूद था, तो ये हो गया 3 माइनस एक्स। बाहर कोई भी नहीं है, बाहर मैंने लिखा हुआ है 0। और इसने टोटल मुझे बताया मैं 40, तो इसका मतलब है कि मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैं इन सबको ऐड करके इक्वल टू 40 करूंगा, मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि जब तक x की वैल्यू नहीं पता चलेगी मैं आगे के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाऊंगा। सही है, तो पहले तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सही है, क्योंकि कंप्लीट द वेन डायग्राम में मुझे सारे नंबर्स लिखने हैं, x की फॉर्म में तो नहीं लिखना मुझे। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने पहले यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने पहले लिखा 7, फिर मैंने लिखा 8 माइनस एक्स, फिर मैंने लिखा 11। ठीक है, अब ये ऊपर के तीनों हो गए, ठीक है ना, ये 3 हो गए। अब मैं ये 3 लिख रहा हूँ, प्लस 6 माइनस एक्स, उसके बाद प्लस एक्स, उसके बाद प्लस 3 माइनस एक्स। अब ये सारे के सारे नीचे के भी हो गए, ठीक है। टोटल मैंने 6 लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 हो गए मेरे, 1 2 3 4 5 6, एक रह गया 9। और बाहर तो है 0, तो इसका मतलब है कि बाहर वाले को मैं लिफ्ट नहीं कराने वाला। ये सब जमा करूंगा तो आंसर आएगा 40। और जब मैं यहाँ से आया तो मैं देखा ये है माइनस एक्स और ये है प्लस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। 7 और 8 कितना हो गया? 7 और 8 हो गया 15। 15 और 11, 15 और 11 हो गया मेरे पास। 15 और 1 मिलाया 16, 26। 26 में 6 मिलाया तो मेरे पास हो गया 32। 32 में मैंने 3 मिलाया 33, 34, 35। और 35 में जब मैं 9 मिलाऊंगा तो ये आ जाएगा 44। ठीक है, तुम कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये माइनस एक्स और ये माइनस एक्स कितना हो जाएगा? माइनस 2x। तो 44 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 40 हो गया। 2x को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, 40 को यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, 40 को इधर ले आता हूँ, 2x को यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 4। 44 में से 4, ये 40 माइनस होगा तो वो 4 आ गया। और इस तरह जो x की वैल्यू आ गई, ये आ गई 2। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब है 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि प्लेन, बोट और ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये 2 आ गया। अब मुझे इस 2 की वैल्यू लिखनी है, तो मैं बारी बारी जो है ना वो यहाँ पे इसको रब करके लिख लेता हूँ। पहले मैं x को मिटा रहा हूँ, ठीक है, x की जगह पे मैंने 2 लिख लिया। ठीक है, अब ये था 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, तो यहाँ पे मैं 6 लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये है 6 माइनस एक्स, तो ये हो गया 6 माइनस 2, तो यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ मैंने 4 लिख लिया। और ये है 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1, तो यहाँ पे आ गई मेरी वैल्यू 1। ठीक है, अब तुम सबको ऐड करके भी देख लो, तुम्हारा आंसर 40 आ जाएगा। इसके तुम्हें फिर मार्क्स मिल जाएंगे। पूरी वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई। कंप्लीट द वेन डायग्राम, डन। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट। पी यूनियन बी मतलब पूरा पी और पूरा बी, तो ये सारे के सारे हट जाएंगे, सिर्फ 11 बचेगा बस। और 11 बेसिकली यहाँ टोटल 11 को ही शो कर रहा है, किसी एक को शो नहीं कर रहा है। 11 पूरी तादाद है ये, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज 11। P यूनियन B का मतलब है कि पूरा P और पूरा B, तो ये सारे 7 6 4 2 1 9 हट जाएंगे, सिर्फ 11 बचेगा। बाहर तो 0 है, तो 11 आंसर आ गया। फिर मुझसे कह रहा है यूज सेट नोटेशन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट।
पी यूनियन टी यूनियन बी, मतलब इन सब का यूनियन के अलावा, इन सब के यूनियन के अलावा सिर्फ जीरो बच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पूछा उसने। अगर यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछता तो मैं जीरो लिख देता, लेकिन इसने यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पूछा। इसने पूछा है यूज सेट नोटेशन। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है, क्या कोई ऐसा बच्चा है जो इन तीनों के अलावा ट्रेवल कर रहा है? तो कोई भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है ना, वो आ गया मेरे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर तुम्हें पता है कि अगर तुम इस तरह दो कर्ली ब्रैकेट बना के भी इसको छोड़ सकते हो। दोनों आंसर बिल्कुल सही है। जीरो नहीं लिखना क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पूछे थे। इसने ये नहीं पूछा था कि कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट में। इसने बोला यूज सेट नोटेशन। इसका मतलब है तुम्हें बताना है कि एम्प्टी सेट है या एम्प्टी सेट। अच्छा भाई, नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस है ना हमारे पास, वो है सर्कल प्रॉपर्टीज के। ठीक है। अच्छा, सर्कल प्रॉपर्टी के दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन का क्वेश्चन है। तो सर्कल प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज दी हुई है, जैसे एंगल्स दिए होते हैं। हमसे कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जिसमें एक्स है, जी है, डब्ल्यू है, वाई है और वी है। ठीक है। ये हमारे पास है पांच वेरिएबल्स। इन पांच वेरिएबल्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब सबसे पहले तो चूंकि सर्कल प्रॉपर्टी है तो मैंने तुम्हें ये बोला पांचों प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा सोच लो। देखो सेंटर यहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे यहाँ सेंटर नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि मैं प्रॉपर्टी नंबर वन और टू को नहीं सोचूंगा। सही है, क्योंकि यहाँ सेंटर ही नहीं है। सेंटर नहीं है इसका मतलब एंगल एट सेंटर, एंगल एट सर्कमफेरेंस नहीं हो सकता, और एंगल इन अ सेमी सर्कल भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए डायमीटर की जरूरत पड़ती है। तो अब चूंकि यहाँ सेंटर नहीं है तो प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर टू आउट हो गई। अब मुझे तीन प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है। तो पहले ही मुझे टेंजेंट नजर आ गई, मुझे टेंजेंट नजर आ गई। इसका मतलब है एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट के बारे में मुझे सोचना है। पहले मैं ये देखता हूँ कि ये जो पॉइंट है, क्या ये पॉइंट कोई ट्राइंगल बना रहा है? अब मैं, मुझे यहाँ ट्राइंगल तो नजर आ रहे हैं। एक मुझे ट्राइंगल ये नजर आ रहा है। ठीक है, एक जो है वो इस तरह मुझे ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। सही है। एक मुझे ट्राइंगल जो है वो ये नजर आ रहा है। अगर मैं इसको शेड कर दूं, इस सेगमेंट को शेड करूं, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है वी, वो इस वाले एंगल के बराबर है। इसका मतलब है वी की वैल्यू जो है ना वो मेरे पास आ गई है 40 डिग्रीज। ठीक है, वी की वैल्यू मेरे पास आ गई 40 डिग्रीज। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। मैंने देखा टेंजेंट भी है, कॉर्ड भी है। इस वाले पॉइंट से मैंने ट्राइंगल को ट्रेस किया तो मुझे एक ट्राइंगल यहाँ भी नज़र आ रहा है इस तरह, और मुझे एक ट्राइंगल और नज़र आ रहा है। मैं तुम्हें एक और ट्राइंगल दिखाता हूँ। पहले मैं इसको रब करता हूँ, फिर वो तुम्हें ट्राइंगल दिखाता हूँ। ये देखो, पहले मैंने इसको रब कर दिया। अब मुझे एक, ये देखो, ये नहीं ट्रायंगल बन रहा। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको शेड कर दूं इस तरह, और अब तो v की वैल्यू भी 40 आ गई है ना। अब मुझे पता है कि ये v 40 है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ v जो है वो 40 है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 40 है तो फिर x की वैल्यू भी कितनी होगी? ये तो x की वैल्यू भी 40 आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ से मुझे दो वेरिएबल्स जो है ना वो मिल गए। एंगल इन द ऑल्टरनेट्स वो सेगमेंट से मुझे v की वैल्यू भी 40 मिल गई है, और मुझे x की वैल्यू भी 40 मिल गई है, क्योंकि देखो ये भी ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस जो है वो सर्कमफेरेंस पे हैं। अगर मैं इस वाले सेगमेंट को कलर कर लूँ, ये 40 डिग्री है, तो इसके सामने वाला एंगल ये भी 40 होगा। तो x की वैल्यू भी मेरे पास आ गई 40। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि फिगर जो है वो ईजी हो जाए। और मैं यहाँ वैल्यूज़ लिख देता हूँ। ये v की वैल्यू मेरे पास आ रही है 40, और ये x की वैल्यू जो है ना ये भी मेरे पास 40 आ रही है। मैंने दो वेरिएबल्स जो है ना वो फाइंड कर लिए हैं। रीज़न क्या है? एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। सही है। अच्छा, अब पांचवी प्रॉपर्टी, और तो मुझे कोई ट्राइंगल बनता हुआ यहाँ नज़र आ नहीं रहा है। ठीक है ना, ये ट्राइंगल नहीं है, ये ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं है। तो पांचवी प्रॉपर्टी आउट हो गई, अब दो बची। अब मैं साइक्लिक क्वाड्रेटिल चेक करता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रेटिल जब मैं चेक कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि यार ये आ रहा है इधर से टकरा के इधर आ रहा है, फिर ये इधर से टकरा के इस साइड पे आ रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, और फिर ये वापस जो है वो उधर जा रहा है। तो ये चार कोने क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। ये वाला 80 और ये वाला जो y होगा ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, अगर ये 80 हो गया तो y कितना होगा? y 100 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 100। ठीक है, एंगल इन द ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स हो गया। तो एंगल अपोजिट जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ई ए बी सी, ये कॉर्ड बन रहे हैं, चारों के चारों वर्टिसेस पे हैं। वर्टिसेस जो है वो सर्कमफेरेंस पे है। तो इसका मतलब है कि 80 और वाई ये अपोजिट एंगल्स हो गए, तो ये सप्लीमेंट्री होंगे। वाई आ गया 100। तीन वेरिएबल्स मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। अच्छा, अब जो जो चीज़ें मैंने फाइंड कर ली हैं वो मैं लिखता रहूँ ना। ये मेरे पास आ गया 100।
ठीक है, ये मेरे पास पूरा 100 आ गया। अच्छा, अब ये 100 आ गया है मेरे पास, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि अब मुझे फाइंड क्या करना है वैसे, मुझे डब्लू फाइंड करना है, ठीक है, डब्लू फाइंड करना है और मुझे जो है वो जी फाइंड करना है। ठीक है, डब्लू और जी मुझे फाइंड आउट करना है। डब्लू और जी फाइंड आउट करने के लिए, अच्छा डब्लू फाइंड करने के लिए ना वो मुझसे कह रहा है कि ई सी और ई बी बराबर है। ई सी कौन सी लाइन है, ई सी ये रही, और ई बी बराबर है, इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये हो गया कि अगर ये 80 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 80 होगा। तो डब्लू भी मैंने फाइंड कर लिया। ठीक है, डब्लू भी मेरे पास आ गया 80। ठीक है, तो अब एक और चीज़ बची, वो क्या है, वो है z। अब इस z के लिए जो है ना मैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से जा रहा हूँ मैं यहाँ, और फिर मैं d से c आ रहा हूँ, फिर मैं w b आ रहा हूँ, और फिर मैं b से जो है वो e जा रहा हूँ। तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया। इसका मतलब ये है कि 80 और ये दोनों एंगल्स ये सप्लीमेंट्री होंगे। 80 माइनस कर दूँ 180 में से तो 100 बचेगा, तो ये 40 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 60 आ जाएगा। इसका मतलब है z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू मेरे पास आ गई 60। कैसे, क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये जो मैंने बनाया है, ये ये देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ये ई से पहले मैं गया डी पे, ठीक है, डी से फिर मैं आया हूँ सी पे, और सी से मैं गया हूँ बी पे, और बी से जो है ना वो मैं वापस चला गया हूँ ई पे। ये कोऑर्डिनेटर बन गया। चारों वर्टिसेस सर्कमफेरेंस पे हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला ऑपोजिट होंगे, ये सप्लीमेंट्री होंगे। ये 80 है तो ये पूरा 100 होगा, 100 में से ये 40 है तो ये 60 बचा। ठीक है ना, तो ये जो है वो मेरे पास इस तरह सारों की वैल्यूज़ भी आ गई। ठीक है ना, तो अब आसान सा था, इतना मुश्किल था नहीं, लेकिन ये है कि फिर भी बस तुम ट्रिक याद रखो कि प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो बारी बारी चेक कर लेना। सेंटर अगर ना हो तो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी को एलिमिनेट कर देना। अच्छा, अब ये अगला पार्ट इसका ये कह रहा है इन द डायग्राम के एल एम लाई ऑन अ सर्कल। ठीक है, के एल और एम जो है ये सर्कल के सरकमफेरेंस पे मौजूद है, सेंटर ओ है। तो ये मुझे एक प्रॉपर्टी नजर आ रही है, देखो ये सेंटर एंगल एट सेंटर और ये एंगल एट सरकमफेरेंस नहीं बन रहा। मुझसे कह रहा है कि एंगल के एम एल जो है वो 2x के बराबर है। अगर ये 2x होगा तो ये कितना होगा फिर, ये 4x नहीं हो जाएगा, क्योंकि एंगल एट सेंटर डबल होता है। ये 4x हो गया। और मुझसे कह रहा है रिफ्लेक्स एंगल के ओ एल का रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये बाहर वाला, ये कितना है, ये है 11x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, तो इसका मतलब है कि 11x में मैंने ऐड कर दिया 4x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों एंगल जो है वो 360 के बराबर हो जाएंगे। 11x और 4x हो जाएगा 15x। 15x इज इक्वल्स टू 360, और 360 को 15 से जल्दी से डिवाइड कर दो और मुझे बता दो कि आंसर क्या आ रहा है। चूँकि ये P2 है तो टेंशन की बात ही नहीं है। 360 डिवाइडेड बाय 15 करके आंसर आ गया इसका 24। सही है, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास 24 आ गई। 3 मार्क्स तुम्हें जो है वो बड़े आसानी से मिल गए। जल्दी से आखिरी सवाल भी देख लेते हैं। आखिरी सवाल जो है ना वो फंक्शन का है। अच्छा, ये फंक्शन के ना दो चीज़ें मैंने इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये जो है ना बार बार मुझे नज़र आ रही है, मैंने कहा कि ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो ये सवाल काफ़ी बड़ा था, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन वो सारी आसान सी थी तो मैंने स्किप मार दी। बस ये चीज़ तुम्हें समझानी है, फाइंड एक्स व्हेन जे इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब देखो, ये जो जे इनवर्स वाला फंक्शन है ना, ये बेसिकली मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स जो है ना वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। वो मैथ्स उसमें 4024 में है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि अब इसको क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इसको इस तरह करना पड़ेगा कि यहाँ से जे इनवर्स जो है ना मैं शिफ्ट करूंगा दूसरी साइड पे, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ये किस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा कि एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स को मैंने इधर ही छोड़ दिया। अब जब जे जाएगा, ठीक है ना, ये छोटा जे है तो इसको छोटा ही बना देते हैं, बड़ा नहीं करते। तो यहाँ से जब इन्वर्स जाएगा उधर तो ये जे ऑफ 4 हो जाएगा। जे ऑफ 4 के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, तो जे ऑफ 4 का मतलब है मुझे एक्स की जगह पे 4 पुट करना पड़ेगा। तो वो 3 की पावर 4 के बराबर हो जाएगा, और 3 की पावर 4 तुम्हें पता है 3 3 9, 9 3 27, और 27 3 81, तो इसका आंसर आ गया 81। याद रखना कि जो फंक्शंस के इन्वर्स हमारे पास नहीं है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फिर आप उसको इसी तरह सॉल्व करोगे। सही है। अच्छा, अब एक चीज और देख लो, सिंप्लीफाई जे इनवर्स
जे ऑफ एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब ये क्या चीज हो गई, तुम्हें पता है कि जे इनवर्स और जे ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। वो तुम्हें याद है, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिशन इनवर्स क्या होता था, ठीक है। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो एक्स आ जाएगा। इसका जो आंसर है ना वो बेसिकली एक्स ही है, क्योंकि ये जे इनवर्स और जे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। मतलब ये वन ओवर जे है, समझो जे इनवर्स का मतलब समझ लो, ये वन ओवर जे है, ये जे है, तो जे से जे कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा, वन मल्टीप्लाई बाय एक्स, तुम्हारा एक्स फाइनल आंसर आ जाएगा। सही है, तो ये चीजें जो है ना, ये थोड़ा सा जो है वो देख लो। मतलब ये एज सच हमने इस तरह कोई इस पे क्वेश्चंस वगैरह क्लास में किए नहीं है, लेकिन ये कि प्रॉपर्टी अंडरस्टूड है, तुम्हें समझ में आती है कि यहाँ से अगर कोई चीज इनवर्स दूसरी साइड पे जाएगी तो वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है ना। तुमने साइन इनवर्स देखा था, साइन इनवर्स एक साइड से दूसरी साइड पे जाता है तो वो नॉर्मल हो जाता है, एक साइड से नॉर्मल होता है दूसरी साइड पे आता है इनवर्स हो जाता है। तो ये वाला इनवर्स और जे ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सही है। इसको अज्यूम कर लो कि जे की पावर ये -1 जो है वो वन ओवर जे हो गया। वन ओवर जे को जब मैं जे से मल्टीप्लाई करूंगा, जे से जे कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा, वन मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा, ये कुछ क्वेश्चन से थोड़े से, आई होप तुम लोग को जो है वो इंटरेस्टिंग लगे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मुझे 2-3 मॉक्स के पेपर में दिखे हैं, तो मैंने सोचा कि यार इसका सोल्यूशन शेयर कर देता हूँ, अगर इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है तो फिर तुम लोग पैनिक ना करो, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री मेरे पास है, ट्रिग्नोमेट्री का 2-3 3D के क्वेश्चन जो है ना, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ उसमें भी थोड़ा सा वीडियो बना के तुम लोग को रिवाइज करा दूँ, क्योंकि वो चीज़ भी जो है ना मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिक्स एग्जाम, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।